चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ है, भारत में जीवित सीवीड्स के आयात के लिए नए दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए। तो इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन दिशा निर्देशों को जारी करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। विदेशों से उच्च गुणवत्ता वाली बीज सामग्री के आयात को सुगम बनाना, तटीय गांवों में सीवीड्स उद्यमों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना और इस क्षेत्र से संबंधित जैव सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना। अब देखते हैं दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है। तो सीवीड्स की अनूठी विशेषताएं देखते हैं। सीवीड्स जलमग्न रहते हैं और विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं। तो पर्यावरणीय परिस्थितियां कौन सी हैं, जैसे अलग अलग लवणता स्तर, तापमान में उतार चढ़ाव आदि। जैव सुरक्षा जोखिम देखते हैं। तो सीवीड्स अलग अलग रोगों, कीटों, रोगजनकों को आश्रय दे सकते हैं। जैविक कारक की बात करें तो प्रजनन रणनीतियों और आनुवंशिकी में अंतर के कारण नए परिवेश में सीवीड्स का बने रहना संभव होता है। अब मुख्य दिशा निर्देश पर एक नजर डालते हैं। तो निम्नलिखित मामलों में जीवित सीवीड्स की आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि सीवीड्स को रोगजनकों का वाहक माना गया हो, या CITES मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया, या IUCN की संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया हो। ठीक है, यह निर्यातक देश की संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया गया। हालांकि यदि निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है तो आयात की अनुमति दी जा सकती है। आगे देखते हैं, सीवीड्स के जीवित अंश के आयात के लिए भारत सरकार के मत्स्य विभाग से वैध परमिट और भारतीय जल क्षेत्र में विदेशी जलीय प्रजातियों के प्रकोप पर गठित राष्ट्रीय समिति से मंजूरी की आवश्यकता होगी। आयातित सीवीड्स की घरेलू बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीधी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। निर्यातक और आयातक आयातित सामग्री पर किसी बौद्धिक संपदा या अन्य अधिकार का दावा नहीं करेंगे। अब देखते हैं सीवीड्स यानी समुद्री सिवार के विषय में। तो ये समुद्री पादप और शैवालों की विविध प्रजातियों का सामान्य नाम है। ये महासागरों के साथ साथ नदियों, झीलों आदि में भी पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो पप्पाफाइक्स, अल्वारेजी, लाल शैवाल, गेलिडियला, एसिरोसा, ग्रेसिलेरिया, एडुलिस आदि ये इसके उदाहरण है। उपयोग प्रयोगशाला में फार्मास्यूटिकल, सौंदर्य प्रसाधन, कार्डबोर्ड, कागज, पेंट और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में उपयोग किया जाता है। भारत का वर्तमान सीवीड्स उत्पादन, तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 9.7 मिलियन टन सीवीड्स का उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में केवल 34,000 टन सीवीड्स का ही उत्पादन हो पाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यह एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश के सीवीड्स उत्पादन को 1.12 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाना है। ये बात की हमने सीवीड्स के विषय में। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। तो ये वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है। इस कदम का उद्देश्य ऐसे लोगों को पूंजी उपलब्ध करवाना है जिनकी अपने उद्यम के संचालन के लिए संस्थागत पूंजी तक पहुंच नहीं है। साथ ही उभरते उद्यमियों को उद्यमशीलता का मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। योजना में किए गए मुख्य संशोधन देखते हैं। तो 10 लाख रुपए से अधिक 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। पात्रता, तरुण प्लस के तहत उन उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है। गारंटी कवरेज की बात करें तो 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के तहत गारंटी प्रदान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स अपने विवेकानुसार उन संस्थाओं या उनकी योजनाओं की सूची स्वीकृत कर सकती है जिनके लिए गारंटी कवर या उपलब्ध या अनुपलब्ध होगा। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स की स्थापना 2016 में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के तहत की गई थी। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में। इसकी शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2015 में की थी। इसका उद्देश्य 10 लाख रुपए तक का आसान, जमानत मुक्त यानी कोलेट्रल फ्री सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करवाना है। हालांकि अब ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। पात्रता की बात करें तो कोई भी भारतीय नागरिक इसका पात्र होगा जिसके पास गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि आय सृजन गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए व्यवसाय की योजना है। मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों जैसे वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करती है। इस योजना के तहत अलग अलग प्रकार के ऋण विकल्प उपलब्ध हैं। तो देखते हैं शिशु के लिए, तो ये 50,000 रुपए तक का ऋण यानी स्टार्टअप्स और शुरुआती उद्यमियों के लिए है। किशोर की बात करें तो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का ऋण ये पहले से व्यवसाय करने वाले उद्यमियों के लिए है।
तरुण की बात करें तो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण, ये व्यवसायियों के लिए है। ऋण का उपयोग व्यवसाय के विस्तार में करना होता है। तथा तरुण प्लस जो नवीन श्रेणी है इसमें 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ये बात की हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में। बात करते हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर महामारी निधि परियोजना यानी पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट शुरू की। तो यह निधि महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पशु रोगों से निपटने हेतु पशु चिकित्सा उपचार पर मानक दिशा निर्देश और संकट प्रबंधन योजना पर डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए हैं। महामारी निधि परियोजना के विषय में देखते हैं तो ये G20 महामारी निधि यानी G20 पेंडेमिक फंड द्वारा वित्त पोषित $25 मिलियन की निधि है। भारत के पशुपालन मंत्रालय ने G20 महामारी निधि के समक्ष इस परियोजना के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो G20 महामारी निधि के विषय में देखते हैं तो G20 महामारी निधि को 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। उद्देश्य था इस निधि से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा ताकि वे पशु स्वास्थ्य खतरों और महामारी से निपटने की क्षमता विकसित कर सकें। बात करें कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं तो वो है एशियाई विकास बैंक यानी ADB और विश्व बैंक तथा खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। अब बात करते हैं पशु रोग के प्रकोप को गंभीरता से लेने की आवश्यकता क्यों है। तो जूनोटिक रोगों के संक्रमण को रोका जा सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 6 लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियां घोषित की है। इनमें से 5 बीमारियां जानवरों से फैली थी। सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करना। एक अनुमान के अनुसार सार्स और एवियन फ्लू के प्रकोप की वजह से विश्व को क्रमशः $50 बिलियन और $30 बिलियन का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। देखते हैं महामारी निधि परियोजना के अंतर्गत कौन सी पहले शुरू की गई है। तो पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला और वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड व उनका विस्तार किया जाएगा। बीमारी के प्रकोप का पता लगाने और समय पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी एवं निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। डेटा प्रबंधन और एनालिटिक व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बीमारियों के खतरों का बेहतर तरीके से आकलन किया जा सकेगा। पशुधन क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सभी संस्थाओं की क्षमता में निहित कमियों को दूर किया जाएगा। बात करते हैं पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए भारत की क्या पहले रही है। तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP, इसका उद्देश्य खुरपका और मुंहपका रोग यानी फुट एंड माउथ डिसीज तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित एवं उनका उन्मूलन करना है। बात करें राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तो इसका उद्देश्य देशज गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के साथ उनकी उत्पादकता में सुधार भी करना है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ जो है 7वां भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श यानी IGC संपन्न हुआ। इसकी से अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के संघीय चांसलर ने की। ज्ञातव्य है कि हाल ही में जर्मनी के चांसलर भारत की यात्रा पर आए। इस अंतर सरकारी परामर्श का मोटो था नवाचार, गतिशीलता और संधारणीयता के साथ मिलकर प्रगति। अब देखते हैं अंतर सरकारी परामर्श के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई। साथ ही एक निश्चित समय सीमा के भीतर अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN में टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस का आग्रह किया गया। टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस वास्तव में किसी समझौते का लिखित रूप तैयार करने की प्रक्रिया है जिसे सभी पक्ष स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हों। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के सम्मान पर जोर दिया गया। साथ ही राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष कोई भी खतरा उत्पन्न करने या बल के प्रयोग की निंदा की गई है। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि संपन्न की गई। यह संधि सूचना में साक्ष्य और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने तथा पारस्परिक क्षमता निर्माण में मदद करेगी। गोपनीय सूचना के आदान प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौता संपन्न हुआ। यह एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करेगा तथा गोपनीय सूचना के प्रबंधन, संरक्षण एवं प्रसार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। भारत और जर्मनी के विदेश मंत्रालयों के बीच पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर क्षेत्रीय परामर्श की स्थापना पर सहमति बनी। यह अफ्रीका और पूर्वी एशिया पर गठित पहले के वार्ता तंत्र के अतिरिक्त होगा। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पूरी तरह लागू करने का संकल्प लिया। यह समझौता दो देशों के बीच एक समझौता है। इसका उद्देश्य संबंधित देश के लोगों के एक दूसरे के देश में आवागमन और रोजगार के अवसरों में सुधार करना है। साथ ही यह गैर कानूनी प्रवासन और मानव तस्करी पर भी रोक लगाता है।
देखते हैं भारत जर्मनी संबंध के विषय में। तो भारत और जर्मनी के बीच सन 2000 से रणनीतिक भागीदारी है। इस भागीदारी में 2011 में अंतर सरकारी परामर्श शामिल करके इसे और मजबूत किया गया था। द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो बहुपक्षीय सहयोग देखते हैं इसी में। भारत और जर्मनी दोनों देश G4 के सदस्य हैं। G4 के माध्यम से दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आर्थिक संबंध की बात करें तो जर्मनी 2022-23 में भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और 2022 में जर्मनी के कुल विदेशी व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 1% होगा। संधारणीयता, इंडो जर्मन एनर्जी फोरम ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये हमने बात की भारत जर्मनी संबंध के विषय में। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया। तो यूनाइटेड किंगडम के अंतिम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के बंद होने से वहां कोयले से विद्युत उत्पादन का 142 वर्षों का दौरा पूरा हुआ। 2012 में यूनाइटेड किंगडम में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले से विद्युत उत्पादन की 40% की हिस्सेदारी थी। विश्व का पहला कोयला संयंत्र 1882 में लंदन में खोला गया था। भारत ने अपना पहला प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैदराबाद में 1920 में स्थापित किया था। इसे हुसैन सागर ताप विद्युत स्टेशन नाम दिया गया। कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को बंद करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं प्रदूषण। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 3/4 हिस्से में योगदान देता है। मौजूदा प्रतिबद्धताओं की सीमा, IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार मौजूदा प्रतिबद्धताओं की पूर्ण उपलब्धि के साथ भी पेरिस प्रतिबद्धता को प्राप्त करना मुश्किल होगा। पेरिस प्रतिबद्धता के तहत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना निर्धारित किया गया है। और देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकी व्यवहार्यता। तो अनुसंधान, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी आदि में तेजी से बढ़ते निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियां अब आवश्यकता के अनुरूप बड़ी बनाई जा सकती हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने में बाधा, कोयले पर निर्भरता देखते हैं। भारत व चीन जैसे निम्न एवं मध्यम आय वाले और तेजी से बढ़ते देश ऊर्जा तथा रोजगार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो चीन और भारत जैसे देशों में कोयले से संचालित विद्युत संयंत्र अपेक्षाकृत नए हैं, इसलिए इतनी जल्दी नवीकरणीय ऊर्जा के साथ कोयले के उपयोग के विस्थापन से वित्तीय नुकसान होगा। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी समस्याएं, तो जैसे ऊर्जा उत्पादन में अंतराल, पूंजीगत लागत, नीतिगत स्पष्टता का अभाव आदि। भारत में स्थिति की बात करते हैं इसकी, तो वर्तमान स्थिति सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी लगभग 70% है। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रमुख सरकारी पहले, तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और प्रधानमंत्री सूर्य घर सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजनाएं आदि सरकारी पहले शुरू की गई हैं। बात की हमने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए जो प्रमुख सरकारी पहले थी उनके विषय में। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया। तो इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से मेटा ने कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI पहल की भी शुरुआत की। देखते हैं सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन के विषय में। तो इसका उद्देश्य है यह ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में संभावनाओं की खोज करके AI नवोन्मेषकों तथा उद्यमियों की आगामी पीढ़ी की पहचान करेगा व उनका सशक्तिकरण करेगा। यह अगले 3 वर्षों में AI कौशल में 1 लाख युवा डेवलपर्स और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का भी काम करेगा। कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI पहल के विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इसका वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने हेतु ओपन सोर्स यानी LLMS का लाभ उठाने के लिए 18 से 30 आयु वर्ग के 1 लाख छात्रों और युवा डेवलपर्स को सशक्त बनाकर देश में AI प्रतिभा अंतराल को समाप्त करना। देखते हैं जनरेटिव AI क्या है। तो यह एक डीप लर्निंग मॉडल है जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज और अन्य कंटेंट उत्पन्न कर सकता है जिन पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। यह मौजूदा तकनीकों पर आधारित है जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं, साथ ही मानव भाषाओं को पहचानने और व्याख्या करने में सक्षम है। महत्व देखते हैं इसका। रोजगार, भारत में कुल 4,16,000 AI पेशेवर होने का अनुमान है।
समृद्धि की बात करें तो इस क्षेत्र की समृद्धि दर लगभग 20 से 25% अनुमानित है। निवेश इसके द्वारा 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त $957 बिलियन का योगदान करने की उम्मीद है। और इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियां की बात करें तो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, विनियमन की कमी, एआई विशेषज्ञों की कमी आदि इसकी चुनौतियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें है एशियाई गोल्डन कैट। हमारा टॉपिक है एशियाई गोल्डन कैट। तो हाल ही में एशियाई गोल्डन कैट को असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। इसके विषय में देखते हैं। पर्यावास की बात करें तो ये बिल्ली उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों, मिश्रित और शुष्क पर्णपाती वनों तथा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। जिन देशों में पाई जाती है यह पूर्वोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की मूल प्रजाति है। विशेषताओं की बात करें तो बिल्ली के फर का रंग सुनहरा या लाल भूरा होता है, लेकिन यह गहरा भूरा या ग्रे भी हो सकता है। यह मध्यम आकार की होती है और इसके पैर अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। यह आमतौर पर रात्रि में सक्रिय रहती है, हालांकि हाल के डेटा के इससे संकेत मिलता है कि यह दिन में भी सक्रिय रहती है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड है और भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। अब बात करते हैं फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन के विषय में। तो नीति आयोग ने भारत के ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन प्रतिष्ठानों की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। इसके विषय में देखते हैं। FGD जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की एग्जॉस्ट फ्लू गैस से और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रियाओं से निकलने वाली गैस से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक स्क्रबिंग तकनीक है। इस प्रक्रिया में एक क्षारीय अभिक्रमक जैसे सोडियम में कैल्शियम आधारित यौगिकों का उपयोग किया जाता है। फ्लू गैस को एग्जॉस्ट गैस, स्टैक गैस भी कहा जाता है। यह दहन संयंत्रों से निकलती है। इसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी धूल, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होते हैं। विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की FGD प्रणालियां अपनाई जाती हैं। ये प्रणालियां हैं ड्राई सॉर्बेट यानी चूना पत्थर इंजेक्शन, गीला चूना पत्थर आधारित और समुद्री जल आधारित। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तापीय विद्युत संयंत्रों में FGD स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं। ये बात की हमने फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन के विषय में। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर, इसके विषय में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 63 तथा भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। इसके विषय में देखते हैं। तो ये ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कानूनी सिद्धांत है। इसमें विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है और उन्हें एक यूनिट के रूप में मानता है। ये विवाह के बाद एक महिला के स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व को समाप्त कर देता है। सैद्धांतिक रूप से यह महिला की संपत्ति को पति को हस्तांतरित करता है, संपत्ति पर अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है तथा कोई अनुबंध करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। ये बात की हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के विषय में। अब बात करते हैं नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 के विषय में। तो हाल ही में नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जारी किया गया। इसके विषय में देखते हैं। तो भारत को 180 देशों में 176वीं रैंक मिली है। इसमें नेगवी के बेन गुरियन विश्वविद्यालय में गोल्डमैन सोनेनफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और biodb.com तो यह निम्नलिखित 4 संकेतकों का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों का मूल्यांकन करता है। भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को खतरा, क्षमता और गवर्नेंस तथा भविष्य के रुझान। इसमें संरक्षण और विकास को संतुलित करने में प्रत्येक देश की प्रगति का डेटा संचालित विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ये बात की हमने नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के विषय में। बात करते हैं 21वीं पशुधन गणना। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पशुधन की संख्या पर अपडेटेड डेटा प्राप्त करने के लिए 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत की। इस गणना से सरकार को पशु रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आजीविका जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। 21वीं पशुधन गणना के विषय में देखते हैं। तो ये कार्यक्रम अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो 20वीं पशु गणना के समान पूरी तरह से डिजिटल रूप में होगी।
पशुधन की 16 प्रजातियों और उनकी 219 देसी नस्लों के डेटा प्राप्त किए जाएंगे। पहली बार पशुपालकों के डेटा भी प्राप्त किए जाएंगे और पशुपालन में महिलाओं की भूमिका से संबंधित डेटा भी एकत्र किए जाएंगे। पशुधन गणना 1919 से हर 5 साल पर आयोजित की जाती रही है। आखिरी पशु गणना 2019 में की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं हरित प्रमाणन प्रणालियों का दुरुपयोग। तो ग्रीन वॉशिंग, फ्री राइडिंग और पुरानी प्रमाणन प्रणालियों ने संधारणीय प्रमाणन प्रणालियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ग्रीन वॉशिंग के बारे में देखते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग के अंतर्गत कंपनियां अपनी अधिकांश गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल दिखाने का प्रयास करती है। इसमें उत्पादों सेवाओं को ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनका विपणन किया जाता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। फ्री राइडिंग की बात करें तो इसका अर्थ है जब कुछ व्यवसाय वास्तविक रूप से संधारणीय प्रथाओं का पालन किए बिना केवल प्रमाणन या ग्रीन लेबल की सकारात्मक छवि से लाभ उठाते हैं। समाधान देखते हैं। बायोफिलिक डिजाइन जैसी डिस्रप्टिव हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से इन पद्धतियों से बचा जा सकता है। बायोफिलिक डिजाइन का उद्देश्य ऐसा स्पेस सृजित करना है जो लोगों को प्रकृति से जोड़ता हो, ताकि सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा किया जा सके। ये पद्धतियां प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके इमारतों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। ये डिजाइन प्राकृतिक तत्वों को भवनों का हिस्सा बनाते हैं, जैसे हरी छतें। बात करते हैं स्पाइस यानी स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव 2000 बम। तो इसराइल ने लेबनान में एक इमारत को नष्ट करने के लिए स्पाइस 2000 बम लॉन्च किया। स्पाइस 2000 बम के विषय में देखते हैं। तो ये एक प्रकार की गाइडेंस किट है। इसे सटीक हमले करने के लिए 2000 पाउंड के बमों से जोड़ा जा सकता है। इसे इसराइल की सरकारी स्वामित्व वाली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया। इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो ये स्वतः संचालन में सक्षम, उड़ान पथ में ही रणनीति में बदलाव की क्षमता, टारगेट के अलावा आसपास कम क्षति, लॉन्च करने के लिए अधिक योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और सूक्ष्म सटीकता और लक्ष्य को नष्ट करने में अधिक प्रभावी है। ठीक है, ये बात की हमने स्पाइस के विषय में। तो बात करते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी LISA। नासा ने एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इस प्रोटोटाइप को इंजीनियरिंग डेवलपमेंट यूनिट टेलीस्कोप कहा गया। टेलीस्कोप का निर्माण LISA के एक भाग के रूप में किया गया था। इसके विषय में देखते हैं। इस मिशन का नेतृत्व नासा के साथ साझेदारी में ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया। यह गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन के प्रति समर्पित पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला होगी। गुरुत्वीय तरंग के अंतरिक्ष में दो विशाल पिंडों के आसपास में टकराने से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जब दो विशाल ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं और विलय करते हैं तो ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। लॉन्च 2030 के दशक के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 समान अंतरिक्ष यान शामिल होंगे जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के साथ साथ परिक्रमा करेंगे। ठीक है, ये बात की हमने लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना के विषय में। अब बात करते हैं सुर्खियों में हमारा जो स्थल रहा है वो है इटली। राजधानी है इसकी रोम। इटली राजधानी इसकी रोम है। प्रथम भारत इटली द्विपक्षीय साइबर संवाद का आयोजन भारत में किया गया। भौगोलिक की अवस्थिति बात करें इसकी तो ये दक्षिण मध्य यूरोप का देश है और इसके उत्तर में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया स्थित है। समुद्री सीमाएं तो इसके दक्षिण में भूमध्य सागर और आयोनियन सागर है, पूर्व में एड्रियाटिक सागर तथा पश्चिम में टायरेनियन सागर अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। प्रमुख नदियां हैं पो, अडिगे, टाइबर। उच्चतम बिंदु मोंटे बियानको यानी मोंट ब्लांक। और जलवायु की बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसकी। ठीक है, तो ये बात की हमने इटली के विषय में। तो ये बात हुई हमारी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी सब पे हमने विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।